बच्चों, अभी हमारा सैलरी का नेक्स्ट जो पार्ट है एज चैप्टर 6 इनकम फ्रॉम सैलरीज रिटायरमेंट पार्ट हमने शुरू करना है। ये वो पेमेंट्स हैं जो रिटायरमेंट के बाद एक एम्प्लॉय को मिलती हैं और जो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल की जाती हैं। ये यहाँ पर एनलिस्ट की गई हैं मेहरोत्रा की बुक में। चैप्टर 6 है कि जब भी कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है या किसी भी तरीके से कि उसकी रिटायरमेंट एज आ गई है या उसने जॉब को लीव किया है और वो किसी अदर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे या ना करे, और उस रिटायरमेंट की वजह से फिर उसे जो पेमेंट्स मिलती हैं वो ये हो सकती हैं: ग्रेच्युटी, पेंशन एंड कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, earned leave salary, compensation on retrenchment, compensation on voluntary retirement, amount from provident fund। ये हमने प्रोविडेंट फंड के टॉपिक में कर लिया था। अमाउंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड ये वही है। ग्रेच्युटी से अब हम शुरू करेंगे, ठीक है। ग्रेच्युटी क्या है? ये एक तरह का आभार है जो आपका इंस्टीट्यूशन, आपका एम्प्लॉयर आपको सर्विस से रिटायर होने पर प्रोवाइड करता है फाइनेंशियली, ठीक है। इसे हम ग्रेटिट्यूड कह सकते हैं इन फाइनेंशियल मैनर। अगर हम बात करें कि ग्रेच्युटी टैक्सेबल होगी या नहीं, तो उसे भी मैंने एक चार्ट के थ्रू दिखाया है। ग्रेच्युटी रिसीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ को दो भागों में बांट दिया: गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय है हमारा, किसी भी सेंट्रल, स्टेट या लोकल अथॉरिटी के अंडर काम किया है उसने और उसे अब ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम लिविंग सर्विसेज, और तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। सारी की सारी अमाउंट रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट, चाहे वो अमाउंट 1 रुपया हो, चाहे वो लैक्स में हो, चाहे कुछ भी हो, वो टैक्सेबल ही नहीं होगी अगर हमारा एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब भी आगे दो भागों में बाइफर्गेशन होगी। वो क्या? एक एक्ट है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो हमने ये देखना है वो जो नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वो इस एक्ट के अंडर कवर हो रहा है या नहीं कवर हो रहा है, ठीक है। इस एक्ट के अंदर कवर होने के लिए एक कंडीशन रहती है जो आपकी बुक में भी दी गई है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाइज टू अ कंसर्न इन विच 10 or more employees are employed or were employed on any day of preceding 12 months। पिछले 12 महीने में जिस डेट को उसे ग्रेच्युटी रिसीव होनी थी जब वो रिटायर हुआ, उससे पहले के 12 महीने में किसी भी चाहे सिंगल डे, अगर उस इंस्टीट्यूट के जिस इंस्टीट्यूट में वो काम करके रिटायर हो रहा है, किसी भी एक दिन अगर वहाँ एम्प्लॉयज़ की संख्या 10 या 10 से ज़्यादा हो गई है तो वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी भी इंस्टीट्यूट की ऐसी स्थिति आती है 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ किसी भी एक दिन उस इंस्टीट्यूट में हो गए हैं, तो वो जो इंस्टीट्यूट है वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो जाएगा और फिर उसकी एग्जम्पशंस की ये दायरा हो जाएगा कि उसकी ग्रेच्युटी अमाउंट कितनी एग्जाम्प्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि उसकी क्या क्या शर्तें हैं। अब इसमें 3 अमाउंट्स कैलकुलेशंस हैं जो हमें करनी है। तीनों में से जो भी कम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। तीनों में से जो भी होगा कम वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। वो 3 अमाउंट्स कौन सी हैं? देखो, पहली तो 20 लाख रुपए या एक्चुअली रिसीव्ड, ये दोनों कंडीशंस दोनों ही स्थितियों में रहेंगी, चाहे वो इंस्टीट्यूट कवर हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है। पहली 2 एग्जाम्पशन कंडीशंस तो ये रहेंगी, या तो 20 लाख रुपए या एक्चुअली रिसीव्ड। थर्ड में कैलकुलेशन में थोड़ा डिफरेंस है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपका इंस्टीट्यूट कवर हो रहा है ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर, तो
थर्ड एग्जाम्पशन अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट जो उसने सैलरी ड्रॉ की है उसका 15 डेज सैलरी निकालना है। कैसे निकालना है, देखो, लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 15 अपॉन 26 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, ये रहेगा। ठीक है, लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 15 अपॉन 26 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, पीरियड मोर देन 6 मंथ शैल बी काउंटेड एज 1 कंप्लीट ईयर। अगर वो व्यक्ति 14 साल 7 महीने 10 दिन जॉब करके रिटायर हो रहा है तो वो 15 साल काउंट हो जाएंगे। लेकिन अगर वो व्यक्ति 14 साल 5 महीने 20 दिन काम करके रिटायर हो रहा है तो वो 14 साल ही रहेंगे, वो 5 महीने फिर हम कंप्लीट ईयर में काउंट नहीं करेंगे। ये परिस्थिति कब की है, अगर वो कवर हो रहा है तो हमें 6 महीने से ज़्यादा के टाइम को कंप्लीटेड ईयर ले लेना है। अब इस केस में सैलरी क्या रहेगी, बेसिक प्लस डीपी। डीए तब अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आ रहा है, बेसिक प्लस डीपी। लास्ट मंथ का बेसिक प्लस डीपी को ऐड करेंगे आप, वो लास्ट ड्रॉन सैलरी हो जाएगी। उसे डिवाइड करेंगे 26 से, मल्टीप्लाई करेंगे 15 डेज से, क्योंकि 15 डेज सैलरी लेनी है हमने। उसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर से, ये हमारी थर्ड अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। अब इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जाम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा, सैलरी में हम ऐड कर देंगे। अब अगर वो कवर नहीं होता है ग्रेच्युटी एक्ट में, फिर ये थर्ड अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, चाहे वो नंबर ऑफ़ ईयर्स हम कर रहे थे ना, चाहे वो 14 साल 7 महीने हो, चाहे 14 साल 11 महीने 20 दिन भी हो, तो हमें उसे नहीं लेना है, वो 14 साल ही रह जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ ईयर इसमें नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पर करना है हाफ मंथ सैलरी। ये सैलरी पिछले 10 महीने की एवरेज लेनी है, हाफ मंथ सैलरी, और वो क्या, लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। फ्रैक्शन इसमें नहीं लेना। यहाँ पर सैलरी क्या है, जो आपकी सैलरी एचआरए में कंपोनेंट था वही इसमें रहेगा, बेसिक प्लस डीपी परसेंटेज ऑफ कमीशन, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाली सैलरी जब आप कैलकुलेट करेंगे, लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, एवरेज कैसे निकलेगी, 10 महीने की ये सैलरी को आप ऐड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, वो 10 मंथ्स एवरेज सैलरी आ जाएगी। उसका हाफ करेंगे क्योंकि हाफ मंथ सैलरी लेनी है, मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, ओनली कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं लेना है। ठीक है, इसलिए ओनली कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। अब इन तीनों में जो आपका मिनिमम होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी का आपका टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, पेंशन, इसके ग्रेच्युटी के बाद बारी आती है पेंशन की। पेंशन क्या है, पेंशन एक मंथली पेमेंट है, जैसे आपको सैलरी मिलती है, रिटायरमेंट के बाद आपको एक मंथली अमाउंट रिसीव होती है। रिटायरमेंट पर या डेथ पर आपके परिवार को, ये जो है जनरली मंथली बेसिस पर एज लाइक सैलरी आपको एम्प्लॉय को, रिटायरी को पे की जाती है। ठीक है, अब पेंशन दो तरीके की हो जाती है, एक तो मंथली पेंशन, एक कम्यूटेड पेंशन। अब ये क्या चक्कर है, देखो, अगर जो हम अभी बात कर रहे थे, मंथली सैलरी मिलती है, रिटायरमेंट के बाद मिलती है, उसे हम पेंशन कहते हैं। ठीक है, अगर वो मंथली मिल रही है, कम्यूट नहीं करा रखी है, कम्यूट का भी मैं मीनिंग बताऊंगी, तो वो टैक्सेबल रहेगी।
चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, किसी भी तरह के आप एम्प्लॉय हो, आपको पेंशन मिल रही है, हर महीने मिल रही है, वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है। अब कम्यूटेड पेंशन क्या है? कम्यूटेड पेंशन एक प्रावधान दिया गया है लॉ के द्वारा कि एक एम्प्लॉय अगर रिटायर हो रहा है, वो पर मंथ अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा छोड़कर, भूलकर ये नहीं कि वो उसे अब नहीं मिलेगा, उस हिस्से को छोड़कर उसका कुछ फ्रैक्शन इकट्ठा ही ले लेता है। ठीक है ना, कि हम हर महीने एक फिक्स पेंशन में से कुछ अमाउंट हम कम कर लेते हैं और वो अमाउंट हमें एक साथ ही दे दो, जो हमें पूरी लाइफ पेंशन मिलनी थी, मेरी पेंशन का 10%, 20%, 30% ये पार्ट मेरे को इकट्ठा ही दे दीजिए आप। उसे हम कहते हैं कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। ठीक है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। समटाइम्स द एम्प्लॉय वांट्स टू हैव अ लंप सम, एक साथ एक मुश्त पेमेंट को कहते हैं लंप सम पेमेंट इन ल्यू ऑफ पेंशन विच ही वुड हैव अदरवाइज रिसीव्ड मंथली, जो कि अदरवाइज वो मंथली लेता। वो कह रहा है कि मंथली की बजाय मुझे एक मुश्त अमाउंट दे दी जाए। लंप सम पेमेंट जो उसे मिलेगा उस पेंशन में से, उसे हम कहेंगे कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। दिस इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू फॉलोइंग लिमिट्स। वो लिमिट्स क्या हैं? कम्यूटेड पेंशन है, नॉन कम्यूटेड तो टैक्सेबल, कम्यूटेड है तो क्यों ना सारी कम्यूट करा लें, नहीं, उसमें कुछ शर्तें होती हैं, 100% आप कम्यूट नहीं करवा सकते। फिर अगर हमने कुछ फ्रैक्शन जो कम्यूट कराया है, ठीक है ना, उसमें हम एम्प्लॉयज़ को 2 भागों में बांट देंगे। अगर आप जो एसएससी है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन नील, टैक्सेबिलिटी उसकी नील हो जाएगी, वो सारी की सारी अमाउंट एग्जम्प्टेड है। अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वहाँ 2 शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? क्या उसने ग्रेच्युटी भी रिसीव की है? अगर हाँ, उसने ग्रेच्युटी रिसीव की है तो उसकी जो एग्जम्पशन अमाउंट हो जाएगी 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। कम्यूटेड वैल्यू नहीं, उसकी कम्यूटेड वैल्यू के अकॉर्डिंग फुल वैल्यू निकालेंगे पेंशन की, और उसका 1/3 पार्ट जो है वो आपको एग्जम्प्टेड रहेगा। ऐसे ही अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिली है तो वो जो एग्जम्पशन लिमिट है हाफ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कि ग्रेच्युटी मिल रही है तो 1/3 वैल्यू आपकी फुल पेंशन की एग्जम्प्ट रहेगी, और यहाँ पर हाफ ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन एग्जम्प्ट रहेगी। इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आई थिंक इलस्ट्रेशन 6 देख लो आप। Mr. Suresh is getting a pension of 12,000 per month from a company. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया बच्चों ये हमारा, तो ये एग्जम्प्टेड लिमिट में नहीं आएगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या तो ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही गॉट हिज 2/3 पेंशन कम्यूटेड एंड रिसीव्ड 7,38,000। वो कह रहा है कि 2/3 पेंशन का 2/3 पार्ट उसने कम्यूट करवाया और उसको मिले कितने? 7,38,000 रुपये। अब जब ये मिला हुआ है तो ये पेंशन का पार्ट हम निकाल लेंगे ना। पेंशन क्या हो जाएगी? फुल वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पशन क्या देनी है? फुल वैल्यू की देनी है, 1/3 और हाफ। तो हम पेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2/3 इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना, 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18, 11,07,000। ये फुल वैल्यू ऑफ पेंशन आ गई आपके पास, क्योंकि उसने कहा कि कम्यूट किया हमने 2/3 और हमारे पास ये वैल्यू से रिसीव हुई है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब एक अमाउंट तो ये हो गई, ठीक है, जो उसे रिसीव हुई है, और फुल वैल्यू ये हो गई। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या उसे ग्रेच्युटी मिल रही है। वो कह रहा है कंप्यूट द एग्जम्प्टेड अमाउंट इफ़, अगर उसे ग्रेच्युटी मिलती है और अगर उसे ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। हमने फुल वैल्यू निकाल ली 11,07,000। ग्रेच्युटी अगर मिलती है तो कितना एग्जम्प्ट है? 1/3 ऑफ दिस।
नहीं मिलती है तो हाफ ऑफ दिस। अब देखो फर्स्ट केस है कि ग्रेचुटी मिलती है तो 1/3 उसका कैलकुलेट कर लेंगे, 3,69,000 उसको एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। बाकी का जो बैलेंस 738 में से बचेगा ये माइनस करके वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो सैलरी में ऐड कर देंगे। और ऐसे ही अगर उसे ग्रेचुटी नहीं मिलती है तो कितना करना था एग्जाम्प्ट, हाफ 553,500 एग्जाम्प्ट हो जाएगा और इतना ही टैक्सेबल हो जाएगा, उसे सैलरी में पेंशन हेड में शो कर देंगे। ठीक है, आई थिंक आपको पेंशन और ग्रेचुटी क्लियर हो गया होगा। अब आपके इलस्ट्रेशन 7 तक एक बार आप क्वेश्चंस ट्राई कर लेना।